मानव इकाई मूल ऊर्जा में डूबी है, भीगती है। अब अपने को भीगने पर ध्यान देना है। भीगने का मतलब है बल संपन्न होना। तो ये बल संपन्नता का कारण मूल ऊर्जा, और यह फल के रूप में हमारे में ज्ञान, इस रूप में ज्ञान ही नियम है, ऐसा ध्यान जाता है। इस तरह से ज्ञान नियम है, इस प्रकार से ध्यान जाता है। इस तरह से कुछ हम समझने का प्रयास कर सकते हैं भैया। हम लोगों को जो नियम की जो अवधारणाएं हैं अभी, वह नियम की अवधारणाएं क्रिया से जुड़ी हुई है या परिणाम से जुड़ी हुई है अभी की प्रचलित। और मध्यस्थ दर्शन में जो नियम की अवधारणाएं हैं, ये वो होने के आधार पर जुड़ी हुई है। तो नियमों का होना और नियम का बनाना, आज की अवधारणाओं में नियम बनाने वाला भी कार्यक्रम है। तो होने के आधार पर नियम, ऐसा समझने का प्रयास करने से यह विधान बन सकता है। जी भैया। बताइए और कुछ। भैया जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। कल ये निश्चित आचरण ही नियम है, वहाँ तक तो ठीक रहा। ये मूल ऊर्जा ही नियम है, चेतना ही नियम है, ज्ञान है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे ये सरल मुद्दा है। जैसे हम ये सुनते हैं, इकाई व्यापक वस्तु में डूबी है, भीगी है, गिरी। दो इकाई की परस्परताओं में व्यापक वस्तु है। दो इकाइयों की परस्परता में व्यापक वस्तु है। इस प्रकार इकाई व्यापक में विलय नहीं होती। व्यापक व्यापक है और इकाई इकाई है। और ऐसा व्यापक मध्यस्थ सत्ता के रूप में दो इकाइयों की परस्परता में होने से इकाई को नियंत्रण उपलब्ध है और इकाई संरक्षित भी है। तो इस प्रकार से प्रकृति का नियंत्रित होना और प्रकृति का संरक्षित होना, यह हमें स्पष्ट होता है। इस तरह से ये नियम हुआ कि नहीं? प्रकृति का नियंत्रित होना और प्रकृति का संरक्षित होना, यह नियम के रूप में समझ में आता है। और ऐसा दो इकाइयों की परस्परता में मध्यस्थ सत्ता है, यह मानव के अनुभव में आने से इसे ही ज्ञान कहते हैं। यह सत्ता पारदर्शी है, यह मानव के अनुभव में आने से पारदर्शकता एक नियम हुआ कि नहीं? सत्ता पारगामी है, यह मानव के अनुभव में आने से यह नियम के रूप में स्पष्ट हुआ। इस प्रकार से पारदर्शी, पारगामी, व्यापक वस्तु नियम के रूप में भी हमें समझ में आता है।
अभी नियम में कर्ता, दृष्टा, भोक्ता, न्यायकारी, इतना अपन स्पष्ट हुए आचरण के रूप में। और यह नियम मध्यस्थ सत्ता के रूप में दृष्टा नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, न्यायकारी नहीं। बढ़िया, इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं। तब यह स्पष्ट हो गया कि यह जो वस्तु है यह मूल ऊर्जा, यह वस्तु है, इस तरह से स्पष्ट हो गया। और जिसमें क्रिया है यह वस्तु इकाई है, यह समझ में आ गया। इस तरह से ऊर्जा और इकाई का अंतर संबंध से नियम का प्रमाण, नियंत्रण का प्रमाण, संतुलन का प्रमाण इकाई में सिद्ध हुआ। और फिर इकाई की क्रिया, यह भी नियम है, इस तरह से स्पष्ट हो गया। इतना हम कह सकते हैं। तो इस सूत्र को भैया थोड़ा आप खोल दें। व्यापक सत्ता जागृत मानव से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। यह प्राप्त है का स्पष्ट करा दें, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है। प्राप्त है, ये जो प्राप्त है, यह प्राप्त होने को बाबा जी ने या अनुभूत इकाई द्वारा यह प्राप्त होने की भाषा आई। और इस आधार पर मानव इकाई या जागृतिशील इकाई को अनुभव हो सकता है। इस संभावनाओं के आधार पर हम इस सूत्र को समझते हैं। तो प्राप्त होने के आधार पर प्रमाण है, और ऐसे प्रमाण से यह प्राप्ति को हम स्पष्ट कर सकते हैं या हो सकते हैं। जी, तो इससे यह अर्थ स्पष्ट हुआ कि जब आज की स्थिति में, अर्थात अनुभवगामी स्थिति में मन का वृत्ति को पहचानने के लिए प्रस्तुत होना, यह व्यापक सत्ता में, अगर हम व्यापक सत्ता में होने का प्रमाण, वृत्ति का चित्त को प्रत्यावर्तित होना, यह व्यापक सत्ता में होने का प्रमाण। ऐसे ही अब चित्त का बुद्धि में और बुद्धि का फिर आत्मा में, इस तरह से जो परस्परताओं में जो क्रियापूर्णता की दिशा में जो गतिशीलता है, जो गतिशीलता है, वह व्यापक सत्ता में होने का प्रमाण। जी भैया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ, अभी परसों 2 दिन पहले अशरफ ने यह प्रश्न रखा था, जिस समय उसको हम नहीं देखे थे, कि जो कह रहे हैं कि सूत्र क्या था, हाँ, उन्होंने कहा कि व्यापक सत्ता जागृत मानव में से कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में है, लेकिन अगर जागृत मानव नहीं है, भ्रमित मानव है, तो उस समय कार्य व्यवहार में क्या प्रकट होता है? तो उस समय जो कार्य व्यवहार में जो प्रकट होने का है, वह मन का वृत्ति में प्रत्यावर्तन के अर्थ से जो उसमें क्रियाशीलता, यही प्रकट होता है।
ऐसा हम कह या सकते हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है ये आप जो कर रहे हैं ना। जी अब अपने को अपनी जो अब हो इस तरह का अनुभव की रोशनी में अध्ययन की स्थिति में ये हो पाता है। जी अनुभव की रोशनी नहीं है, ऐसी स्थिति में भ्रमित मानव का मन वृत्ति में ये तो नहीं दिखता है। तो अनुभव की रोशनी यहाँ आवश्यक है। और भ्रमित स्थिति में, जागृतिशील स्थिति में, जागृत मानव के सानिध्य में भ्रमित व्यक्ति का कार्य व्यवहार नियंत्रण के रूप में समझ में आता है। यानी स्वेच्छा से जागृतिशील व्यक्ति स्वयं का नियंत्रण जागृत व्यक्ति को अधिकार दे देता है। स्वेच्छा से, किस आशय के साथ कि जैसा आप नियंत्रित हैं, जैसा आपका कार्य व्यवहार में नियम प्रकट हो रहा है, वैसा ही मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। इस तरह से जागृतिशील मानव जागृत मानव की सहायता को स्वीकार करता है और उनकी सहायता, उनका मार्गदर्शन से जागृतिशील मानव का कार्य व्यवहार नियंत्रित होता हुआ दिखता है। ऐसे नियंत्रण की पृष्ठभूमि में नियम काम करता है और यह नियम सबके लिए समान है। यह इस अनुभूति से हमें स्पष्ट होता है। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, यानी व्यापक सत्ता तो सदा सर्वत्र एक सा विद्यमान है, वर्तता है। ऐसे व्यापक सत्ता में अनुभूत होने के लिए जागृतिशील मानव में जिज्ञासा होने की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। ऐसा होने के लिए जागृतिशील मानव स्वेच्छा से स्वयं के आचरण को नियमित होने के आशय से जागृत मानव का नियंत्रण स्वीकार करता है। अब चूंकि जागृत मानव को यह सारा अनुभव में है, इसलिए ऐसे नियंत्रण को जागृत मानव सहायता के रूप में ही व्यवहार करते रहते हैं। यही उनका नियम है। दासता और स्वतंत्रता में अंतर है। जागृत मानव स्वतंत्रता और स्वराज्य के ज्ञाता हैं। फलस्वरूप जागृतिशील मानव को नियंत्रण उपलब्ध कराने की स्थिति में सानिध्य से कार्य और व्यवहार रूपी जो संबंध है, इन संबंधों में जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं का कर्तव्य और दायित्व भाव से निर्वाह करते हुए जागृतिशील मानव को दिखते रहते हैं। क्या सुखद सुंदर यह स्थिति है। देखिए, कल्पना करते हैं कि परिवार के सभी प्रौढ़ व्यापक सत्ता में अनुभूत हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जागृत माता पिता, ऐसे जागृत प्रौढ़ों के नियंत्रण में संतान रहती है। अब संतान और अभिभावक, कल हमने चर्चा किया, परसों भी चर्चा किया, यह नियम सदा के लिए उपलब्ध है, पर ध्यान डाले तब ना। बिल्कुल भैया। समझ में आता है कि नहीं? बड़े होने का मतलब यही है, शरीर से नहीं, समझ से पुष्ट होना, समझदार होना। यही बड़ों का, छोटे जो होते हैं वही वो बड़ों को इस तरह से देखते हैं कि हमसे समझदार है। फलस्वरूप किसी समय तक अपना नियंत्रण इनसे चाहते, वही आज्ञा पालन है, वही अनुकरण है, वही अनुसरण है। किस आशय से कि किसी क्षण मुझ में अनुशासन आए, किसी क्षण मुझ में स्वानुशासन हो जाए। इस प्रकार से यह नियम की एक प्रक्रिया हमें समझ में आती है। तब भ्रमित
मानव जब तक अनुभव की रोशनी में अध्ययन के लिए इच्छा नहीं बनता है, तब तक भ्रमित मानव का मन वृत्ति के लिए अर्पित है, समर्पित है, ऐसा कहना कम से कम मेरी स्वीकार्यता में तो नहीं आता है। ये थोड़ा सा विश्लेषित करने का प्रयास किया। जी भैया, चित्त में जो असंतोष है, चित्रण में असंतोष से पुनर्वृत्ति में जो विश्लेषण होते हैं, तो चित्त में जो असंतोष है उसके अर्थ से वृत्ति में जो विश्लेषण है और फिर पुनः मन के द्वारा जो है उसमें फंसने की क्रिया बनी रहती है। ऐसा जो कुछ भी हम देखते हैं भ्रमित स्थिति में, है ना, वह बिना अनुभव की रोशनी के संपर्क में आए वह क्या कहते हैं, प्रताड़ित ही होती हैं। उसे नियम के रूप में नहीं पहचान सकते। उससे फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे? व्यापक सत्ता में संपृक्तता पूर्वक ही मन में क्रियाशीलता है, वृत्ति में क्रियाशीलता है, चित्त में क्रियाशीलता है, तथापि ये क्रियाशीलता जो है वह निश्चित दिशा में गतिशील नहीं होने का अर्थ फिर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं भैया, क्या कहें इसको? कोई अर्थ के लिए लगाता भी है क्या भैया? सुविधा संग्रह में लिप्त आदमी अर्थ लगाता है? कुछ नहीं भैया, ये सब में पड़े नहीं। अब जी, जो अर्थ लगाता है लगा। जब तक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा, यदि आप इतने में और सकारात्मक सोचना चाहते हैं, जब तक शिक्षा का प्रावधान नहीं आएगा, अर्थ कैसे लगेगा भैया? एक लाइन बताइए ना शिक्षा में अर्थ लगाने वाले। लाभोन्मादी अर्थशास्त्र में अर्थ लगेगा भैया? जी। यदि हम इस तरह से सोचते हैं कि वो क्या अर्थ लगाते हैं, कोई अर्थ नहीं लगाते, सब तो निरर्थक है। तो यहाँ से भैया ये स्टेटमेंट जो मानव का संस्कार अनुसंगीय होना ही उसका जो धर्म की दिशा में यात्रा है, जो संस्कार अनुसंगीयता जो उसकी प्रधानता है, तो संस्कार पूर्वक ही मानव में जो क्रियाशीलता है वह क्रियाशीलता निश्चित अर्थ की दिशा में गतिशील हो पाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। भैया आप सबके भाव सुंदर है, मैं कुछ भी उसमें अड़चन नहीं डालना चाहता, और मेरा निवेदन है अब ये संस्कार वाला मुद्दा भी ढीला कर दीजिए जी। इसमें एक सामान्य सा एक पृच्छा है, अपने लिए प्रश्न है, हाउ डू आई नो माई संस्कार? मैं अपने संस्कारों को कैसे पहचानूंगा? आधार क्या है? शिक्षा। शिक्षा और व्यवस्था, समझना और जीना। अभी मेरा यही निवेदन रहेगा, संस्कार को समझा जाए भी। बिल्कुल। संस्कार क्या चीज है समझा जाए। जी भैया। तो तो एक संस्कार रूपी एक और कंफर्ट जुड़ता है। अपने घर में हम अच्छे, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं। बोलो साहब, आप संस्कार की कहानी। हमारे घर में हम अच्छे हैं और बाहर न्याय नहीं, ये संस्कार है? संस्कार को हम क्या कहते हैं, शिक्षा और व्यवस्था के संयुक्त क्या कहते हैं इसको,
प्रकटन। शिक्षा और व्यवस्था का संयुक्त वातावरण को हम संस्कार कहेंगे। शिक्षा और व्यवस्था का वातावरण प्रदायी तथ्य को संस्कार कहते हैं। जी, वातावरण प्रदायी तथ्य है संस्कार। जी भैया, है ना, उसे कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के मूल में संस्कार। बहुत सुंदर भैया। भैया इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ध्यान जाता है ना अपना, तो ठीक है। प्रारंभ काल में मनोबल कैसे बनाए व्यक्ति का बताइए, तब कोई संस्कार की भाषा अपन प्रयोग कर सकते। ये तो मनोबल ही नहीं बनता है, कैसे अध्ययन करें, है ना। हाँ, तो धीरे धीरे इनकी स्पष्टता होने से अब हमें आगे की कड़ियों में काम करना होगा। एक छोटा सा प्रश्न बोलिए। वो जो आपने मनोबल की बात कही, तो इससे सुंदर बात आ गई। वो प्रश्न जो है आज अभी चर्चा में भी आई थी, जो तो यहाँ पर हम लोगों में एक बात आ जाती है कि हम लोगों में मतलब आम रूप में यह बात आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ वह श्रेष्ठ है, और जो बाकी जगह हो रहे हैं वह पता नहीं जैसा भी है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वह श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हमारे भीतर जो मनोबल है ना, वह उसको हम बनाए रखते हैं, मतलब ऐसा, और फिर हम उसको करते भी रहते हैं। तो अब इस पर कैसे ध्यान जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह श्रेष्ठ है का अर्थ की स्पष्टता भी मुझे आवश्यक है, तो फिर यह श्रेष्ठता इसकी बनी रहती है और फिर यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दिशा में गतिशील भी रहती है। इसको कैसे पहचाना जाएगा? बहुत अच्छा है भैया। इसमें ना अपन आज थोड़ा समय है, अपन मनोबल की बात करते हैं, श्रेष्ठता पर बहुत कल परसों बात करते हैं। मनोबल का परिभाषा है समझदारों के बीच स्वयं की समझदारी को प्रकट करने के लिए जो मनोयोग है उसे मनोबल कहते हैं। बहुत सुंदर। समझदारों के बीच स्वयं की समझदारी को प्रमाणित करने के लिए जो मनोयोग की स्थिति है उसे मनोबल कहते हैं। परिवार में जब बड़े बात करते हैं तो छोटे आके टिकते हैं कि नहीं वहां पर? क्या चीज है वो? वो बड़ों को तो समझदार मानते हैं ना, तो ऐसे बड़ों के साथ वो भी बैठना चाहते हैं ना, बड़ों की बातें सुनना चाहते हैं ना, उसमें अपना मत भी प्रदर्शित करना चाहते हैं ना। ये क्या हुआ? ये मनोबल। तो बड़े यदि कुछ श्रेष्ठता को समझते हैं तो छोटों के मनोबल को बढ़ाएंगे कि नहीं? बहुत सुंदर। ऐसा बात है भैया। छोटा बड़ा यदि छोड़ दिया जाए तो श्रेष्ठता के परिश्रम में, श्रेष्ठता के प्रयास में, स्वयं भी श्रेष्ठता को पाने के लिए जो हमारी मनोयोग की स्थिति बनती रहती है उसको मनोयोग कहते हैं, मनोबल कहते हैं। तब ऐसे वातावरण में मनोबल का काम होता है। इसलिए हमें श्रेष्ठता भी समझना आवश्यक बनता है। क्या चीज है श्रेष्ठता? तब जब आप बताए कि जो मैं करता हूं वही श्रेष्ठ है, तो भैया ये मनोबल कहाँ हुआ? बिल्कुल भैया, ये अहम बल हो गया। मतलब अब जो बल कैसे कहेंगे भैया उसको?
ये बल नहीं। जी भैया। प्रभाव है या दबाव, पता नहीं जैसा भी है, अहंकार है इतना पता लगता है। अच्छा, दर्शन में काम करना या दर्शन में पारंगत होना कोई अखाड़ा नहीं है ना भैया। दो तर्क आप रख लिए तो आपको खंडन मंडन किया, दो तर्क मैं रख लिए तो मेरे को आप काट लिए, यही तो सब हो गया। इसलिए कोई नहीं आना चाहता जी, है ना जी। फ्रस्ट्रेशन में एक आध आदमी ये बोल देगा, भ्रमित रहना स्वीकार भी है, लेकिन ये ज्ञानी के बीच में दम घुटता है। करेंगे भाई? जी भैया। परंपरा है, हमें अखाड़े बनाए, मर गए, कट गए अखाड़े, ज्ञान अलग रह गया। मरने कटने की ज्यादा कहानियां आ गई ज्ञान के क्षेत्र में। बाकी लड़ाइयां तो प्रत्यक्ष ही। यही है घायल होना और घायल करना। इतना कहना बनता है भैया। तो अपन कल श्रेष्ठता पर कुछ बात करेंगे। बिल्कुल भैया। ठीक है ना, चर्चा ठीक है? बहुत बढ़िया है भैया। तो देखने की जो दर्शन पढ़ाई हो रही है